गर्मी में 10 पेड़ों के अंदर बहू का ससुराल। गर्मी अपने पूरे शबाब पर है। बाहर धूप इस कदर तेज है कि इंसान खड़ा हो तो सूख जाए। और ऐसे में एक स्कूल के इस क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं। पंखे की हवा में भी पसीना सूखने का नाम नहीं ले रहा है। टीचर ने आज एक नया प्रोजेक्ट दिया है। ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, प्रोजेक्ट टॉपिक अनोखा घर और अनोखी कहानी। अपने जीवन की सबसे यादगार जगह के बारे में लिखो। बच्चों, यह प्रोजेक्ट कोई नॉर्मल होमवर्क नहीं है। ये आपकी अपनी कहानी है। आपने जो घर देखा, जो जगह महसूस की, जो पल जिए, वही लिखना है। जो सबसे अलग होगा, सबसे सच्चा होगा, वही जीतेगा। क्लास में बच्चे एक दूसरे को देखने लगते हैं और कुछ तो सोच में पड़ जाते हैं। यार, ये कैसा टॉपिक है? अनोखा घर। अब मैं क्या लिखूं? मेरा घर तो फ्लैट है, 12 फ्लोर पर। उसमें क्या अनोखी कहानी होगी? लिफ्ट खराब होने वाली। मेरा तो और भी बोरिंग है। मम्मी, पापा और मैं, बस 3 लोग। मैं तो घर जाकर मम्मी से पूछूंगी कि हमारे खानदान में कोई ऐसी बात है क्या जो अनोखी कहलाए, वरना मैं तो कुछ अपने ही मन से लिख लूंगी। मैं लिखूंगा कि मेरे घर में एक दिन बिजली नहीं आई और हम सब छत पर सोए। वो अनोखा है ना? बच्चे हंस पड़ते हैं। वहीं क्लास में बैठा आरव, जिसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है, वो कॉपी खोलकर बैठा है लेकिन कुछ लिख नहीं पा रहा। बस खिड़की के बाहर देख रहा है, जहाँ दूर पेड़ों की कतार नजर आती है। तभी बगल से एक आवाज आती है। आरव भैया, आपने कुछ लिखा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अनोखा घर कैसा होता है? गुड़िया, तुम्हें याद है जब हम सब उस गांव में रहते थे, पेड़ों वाले घर में? थोड़ा थोड़ा याद है। बहुत गर्मी थी ना, लेकिन वहाँ बहुत अच्छा लगता था। और शिको, वो तो हमेशा नदी से गीला होकर आ जाता था। हाँ, और मम्मी ने वो घर बनाया था पेड़ों के बीच। तो आप यही लिखोगे प्रोजेक्ट में, वो वाला घर? हाँ, लेकिन पहले मम्मी की बात पूरी सुननी होगी। मुझे सब याद नहीं है। उस वक्त तो मैं सिर्फ 10 साल का था। स्कूल की बेल बजती है। सभी बच्चे अपने अपने बैग उठाने लगते हैं। शोर शराबा होता है। गुड़िया भी अपना बैग उठाती है। अरे भैया, बाय, मैं जा रही हूँ। मम्मी आई होगी गेट पर। हाँ, जाओ, बाय गुड़िया। अप्रैल की दोपहर में घर का वो छोटा सा रास्ता भी भारी लग रहा था। पसीने से शर्ट पीठ पर चिपक गई थी। आरव ने दरवाजा खोला। एसी की ठंडक नहीं थी, लेकिन रसोई में आती मसालों की सौंधी महक थी। वही महक जो उसके घर की पहचान थी। उसने बैग मेज पर पटका और फ्रिज से बोतल उठाकर पानी पी गया। ग्लास लेकर पियो आरव। कितनी बार कहा है, और आते ही फ्रिज का एकदम ठंडा पानी मत पिया करो। बाहर बहुत आग बरस रही है। मम्मी, आज स्कूल में एक प्रोजेक्ट मिला है। कैसा प्रोजेक्ट? मम्मी, आज स्कूल में एक प्रोजेक्ट मिला है, अनोखा घर और अनोखी कहानी। मुझे लगता है कि मैं उसी के घर के बारे में लिखूं, वो पेड़ों वाला। लेकिन मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं। उस वक्त तो मैं सिर्फ 10 साल का था। मम्मी प्लीज, बस आप वो पूरी कहानी बता दीजिए। वो घर, वो पेड़, वो सब। अरे पहले खाना तो खा ले बेटा, कहानी भाग नहीं जाएगी। मम्मी, अभी भूख नहीं है, पहले कहानी। आरव, ठीक है, खाना खाता हूँ, लेकिन साथ साथ बताना भी। दोनों खाने की मेज पर बैठते हैं। आरव एक हाथ से रोटी तोड़ता है और दूसरे हाथ में पेन पकड़े रहता है। सीमा देखकर मुस्कुराती है। पेन रखो, पहले खाना खाओ, फिर बैठकर आराम से सब बताऊंगी, पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। पक्का? खाना खत्म हुआ। बर्तन एक तरफ रखे गए और फिर माँ बेटे दोनों बैठ गए आमने सामने। आरव की कॉपी खुली थी और सीमा की आंखें बंद थी, जैसे 5 साल पहले के उस गांव में लौट रही हो। 5 साल पहले अप्रैल की चिलचिलाती गर्मी। एक बड़े से गांव में एक बड़ी सी हवेली, बीच में चौड़ा आंगन, चारों तरफ कमरे और बाहर पेड़ों की घनी छांव। 5 भाई, 5 परिवार एक छत के नीचे। और आज इस घर में खुशी थी, क्योंकि घर के आखिरी कुंवारे बेटे पंकज की बारात निकलने वाली थी। अरे कमलेश, जरा हल्दी और दाल का रंग फीका लग रहा है। सरोज दीदी, खाना बनाना आपको आता है या रंग देखना? अरे छोड़ो ये सब, पहले बताओ दूल्हे की बारात कितने बजे आएगी? सुना है शाम को 7 बजे। अभी तो बहुत वक्त है। आंगन में बच्चे धमाचौकड़ी मचा रहे हैं। आरव दौड़ते हुए आंगन पार कर रहा है और पीछे गुड़िया भाग रही है। आरव भैया रुको, मेरा फूल वापस दो, पहले पकड़ो तो। चीकू बीच आंगन में खड़ा होकर दोनों को देख रहा है। आरव भैया, गुड़िया दीदी को परेशान कर रहे हैं। बाहर पेड़ों की छांव में 5 भाई एक साथ बैठे हैं। उनके हाथ में ठंडा शरबत है। अरे ओमपाल, आज तेरे बेटे की शादी है, कैसा लग रहा है? भाई साहब क्या बताऊं, लग रहा है आज जिंदगी पूरी हो गई। बस अब मर जाए तो भी चलेगा। अरे अभी मरना मत, पहले बहू आए फिर पोते हो, फिर पोतों की शादी हो, उसके बाद सोचना। ये सब बात की बात है, पहले बारात ठीक से जाए। कोई ऊल जलूल हरकत नहीं होनी चाहिए। घर की इज्जत का सवाल है। भाई
सुरेंद्र भाई शादी में आए हैं या इंस्पेक्शन करने? अरे ओमपाल, सुन रहा हूं मैं। अरे भाई साहब, मेरी बातों का बुरा कोई न माने, मैं कभी कभी मजाक में क्या क्या कह जाता हूँ पता ही नहीं चलता। अरे छोड़ो ये सब, देखो आज पूरा गांव आया है, हमारे घर की शान ही अलग है। और हाँ, ये शान हम पांचों ने मिलकर बनाई है। आज इस घर में एक और बहू आएगी, ये घर और भरेगा। 5 भाई 5 अलग मिजाज, एक समझदार, एक हंसमुख, एक गुस्सैल, एक इत्मीनान वाला, एक मजाकिया, लेकिन दिल सबका एक। और आज उस दिल में खुशी थी क्योंकि घर में नई बहू आने वाली थी। शाम के 7 बज गए थे, बाहर ढोल वाला थाप दे चुका था, बैंड वाले तैयार खड़े थे और घर के अंदर अभी भी भाग दौड़ मची थी। अरे 7 बज गए, अभी तक सब तैयार क्यों नहीं है? पंकज बेटा निकल बाहर, बारात रुकी है तेरे लिए। आ रहा हूँ पापा, बस 1 मिनट। भाई दूल्हा है, थोड़ा तो सजने दो। अरे भाई, मेरे बेटे को सजने की जरूरत नहीं है, वो तो ऐसे ही सुंदर है, मुझ पर गया है। हाँ हाँ बिल्कुल आप पर गया है। तभी पंकज शेरवानी पहने निकलता है, चेहरा बंधा है, चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही है। चाचा, इतने कपड़ों में गर्मी नहीं लग रही? बहुत लग रही है यार। अब धीरे धीरे सब बाहर निकलने लगते हैं। अमित और सीमा साथ चल रहे हैं। चलो सीमा, तुम्हें पता है तुम बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू अमित जी। आ रहे हो, पास रहना, इधर उधर मत भागना। मम्मी ढोल बज रहा है, मैं आगे जाऊं? बिल्कुल नहीं। रोहित और कविता साथ चल रहे हैं। कविता की साड़ी चमक रही है, वो बार बार अपना पल्लू ठीक कर रही है। रीना, ये बनारसी साड़ी है, शादी में कम से कम अच्छा पहनना चाहिए, घर की इज्जत होती है। हाँ भाभी, आपकी तो बात ही अलग है। रीना, कविता भाभी की आदत कब ठीक होगी? ये तो ऊपर वाले ही जाने। संदीप और पूजा साथ चल रहे हैं। पूजा के हाथ में गुड़िया का हाथ है। मम्मी, मैं ढोल के पास जाऊं? बिल्कुल नहीं, मेरे पास रहो। जाने दो, बच्ची है। आप चुप रहिए। मोहित और लता साथ चल रहे हैं। लता बार बार अपनी साड़ी देख रही है। मोहित जी, मेरी साड़ी ठीक है ना? लता, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। लेकिन माँ ने कुछ नहीं कहा, मतलब पसंद नहीं आई क्या? लता, क्यों डरती हो इतना? ठीक है, नहीं डरूंगी। और बारात निकल पड़ी। एक पूरा परिवार साथ, 5 भाई, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, सब एक साथ। यही तो इस घर की सबसे बड़ी दौलत थी। बारात पहुंची, फेरे हुए और फिर वो पल आया जब कमला विदा होने वाली थी। बेटा ध्यान रखना अपना। माँ रो मत, मैं ठीक रहूंगी। कमला उस रात उस घर में आई। शादी की रात बीत गई, घर में आए मेहमान चले गए और सब थक कर सो गए। लेकिन सुबह होते ही रसोई में फिर हलचल शुरू हो गई। अप्रैल की गर्मी थी और रसोई का चूल्हा उस गर्मी को और दोगुना कर रहा था। हाय, यहाँ तो सुबह सुबह ही भट्टी जल गई। ये रसोई है या तंदूर? बिल्कुल सही कह रही हो रीना, इस घर में एसी तो है नहीं, कम से कम किचन में पंखा तो लगवाते। अप्रैल का महीना है, थोड़ा गर्मी तो होगी ही। थोड़ी? भाभी, आपको तो महान बनने की आदत है, हमारी तो जान निकल रही है और आप कह रही हो कि थोड़ी। मेरे मायके में तो किचन में भी एसी लगा हुआ था, वहाँ कभी पसीना नहीं आता था। हर बार मायके का एसी याद आ जाता है। कोई है? सरोज दीदी है? कौन है? मैं हूँ गंगा, पड़ोस वाली। सीमा दरवाजा खोलती है। दरवाजे के उस पार गंगा हाथ में एक खाली थैला लिए हुए खड़ी थी। आइए गंगा काकी, क्या काम था? बेटा, ये गर्मी तो देखो, सुबह के 8 बजे है और लग रहा है कि दोपहर हो गई। अरे शादी की बधाई, पहले कल बारात देखी, बहुत अच्छी थी। आओ गंगा, बैठो। दीदी, एक काम था, थोड़ा गेहूं मिलेगा, हमारा खत्म हो गया है, कल चक्की से पिसवा के दे दूंगी। अरे इसमें पूछना क्या? सीमा बेटा, उस कोठरी से गंगा को गेहूं निकाल के दे दो। जी माँ जी। कविता ये सुनकर मुंह बनाती है। रीना, रोज कोई ना कोई मांगने आ जाता है, ये घर है या धर्मशाला? हाँ यार, और देती भी है बिना सोचे। अरे नई बहू कहाँ है? कल आई थी ना? हाँ, कमला है, अंदर है अभी। अच्छा नाम है, ऊपर वाला करे घर में खुशियां लाए। तभी कमला चाय का कप लेकर बाहर आती है। काकी, चाय लेंगी? वाह, पहले ही दिन इतनी तमीज, शाबाश बेटा। काकी, आप यहाँ की है तो हमारी भी है। दीदी, बहू अच्छी मिली है, संभाल कर रखना। हाँ गंगा, संभाल कर ही रखेंगे। सीमा गेहूं लेकर आती है और गंगा को देती है। बेटा, तुम लोग तो इस गांव में रौनक हो। और सुनो, रामू काका भी कह रहे थे कि शादी में आना था, लेकिन तबीयत ठीक नहीं थी। क्या हुआ काका को? बस गर्मी में थोड़ा चक्कर आ गया,
ठीक है, अब कह रहे थे बाद में आएंगे आशीर्वाद देने। हम ही चले जाते हैं काकी उनके पास। यही तो बात है तुम्हारी बेटा, दिल साफ है तुम्हारा। गंगा चली जाती है। अब रामू काका के यहाँ भी जाएंगी और क्या क्या करना है। शादी की थकान ऐसी थी कि दिन भी उसी में डूब रहा था। रात होते होते सब लोग बिना कुछ कहे सुने बिस्तर पर गिर गए। घर में सन्नाटा था। उस रात हवा तो चल रही थी लेकिन गर्म। ऐसे में लता को नींद नहीं आई। गर्मी से बेचैन होकर वो छत पर चली गई, थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा की तलाश में। यहाँ भी गर्मी है, नीचे भी गर्मी, नींद भी नहीं आ रही। तभी उसकी नजर घर के एक कोने की तरफ जाती है। वहाँ से हल्की हल्की चिंगारी निकल रही है। ये क्या हो रहा है। चिंगारी धीरे धीरे बड़ी होती है, लपट उठती है और देखते ही देखते आग भड़क उठती है। आग लगी है, कोई है। लता भागते हुए नीचे आती है, दरवाजे खटखटाने लगती है। मोहित जी उठिए, आग लगी है, जल्दी। क्या है, सोने दो। मोहित जी आग लग गई। अरे लता फिर से डर गई क्या? पिछली बार बिल्ली देख कर चिल्लाई थी। नहीं, इस बार सच में छत पर देखिए। मोहित अनमने मन से उठता है, बाहर आता है और जैसे ही ऊपर देखता है आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे आग लगी है, सब उठो जल्दी। घर में हलचल मच जाती है। एक एक करके सब उठने लगते हैं। क्या हुआ, इस समय इतना शोर देखिए, अब तो ठीक है। अरे कौन चिल्ला रहा है रात को, नींद हराम करती। बाहर आते हैं तो धुआं दिखता है। अरे सब बाहर निकलो अभी। क्या है यार, सोने भी नहीं दे रहे चैन से। कविता उठो, आग लगी है। क्या? कविता उठती है, इधर उधर देखती है और सबसे पहले अपनी अलमारी की तरफ भागती है। मेरी बनारसी साड़ी, मेरे गहने, ये नहीं जलने चाहिए। कविता छोड़ो ये सब, पहले बाहर चलो। नहीं, 10,000 की साड़ी है, नहीं छोड़ूंगी। अरे मैं तो जा रहा हूँ, अब तुम अपनी 10,000 की साड़ी को ही बचा लो। बाहर की आवाज विकास के कानों में गई तो वो जल्दी से उठा और बाहर देखा। अरे रीना जल्दी उठो, देखो बाहर आग लगी है। रीना उठी और सीधे अपने गहने के डिब्बे की तरफ जाती है। मेरे गहने, ये तो लेने ही पड़ेंगे। अरे रीना, इंसान की जान बड़ी होती है। हाँ, लेकिन ये मायके से आए हैं, मेरे लिए बहुत कीमती है। कमला शोर सुनते ही उठती है। एक पल में सब भांप लेती है, न रोती है न घबराती है। चुपचाप अपना एक छोटा सा थैला उठाती है, उसमें जरूरी कागजात और पैसे हैं और बिना किसी की परवाह किए चुपचाप बाहर निकल जाती है। आरव उठो बेटा जल्दी। मम्मी क्या हुआ? चलो मेरे साथ, अभी कुछ मत पूछो। सीमा आरव का हाथ थामे बाहर निकलती है, पीछे मुड़कर भी नहीं देखती। आंगन में धीरे धीरे सब इकट्ठे होते हैं। धुआं बढ़ रहा है, आग की लपटें ऊपर उठ रही हैं। अरे सब है, कोई अंदर तो नहीं रह गया। सब है भाई साहब, लेकिन हमारा घर वो नहीं रहा। अरे घर तो फिर बनाया जा सकता है, इंसान नहीं। टेंशन मत लो, इस मुश्किल का भी कोई न कोई हल तो होगा। देखते ही देखते पूरा गांव इकट्ठा हो गया। किसी ने पानी डाला, किसी ने बाल्टी उठाई। आग बुझी लेकिन घर राख हो चुका था और अब सवाल था इतना बड़ा परिवार जाएगा कहाँ। सरोज दीदी, आज रात हमारे घर चलो, जितने संभाल सकते हैं। अरे धर्मपाल बेटा, हम साथ हैं, घबराओ मत। भाई मेरे घर में 2 कमरे हैं, 2 परिवार आ जाएं। परिवार बढ़ गया, किसी के घर 3 लोग, किसी के घर 5। गांव वालों ने दिल खोलकर जगह दी। पहला दिन प्यार से गुजरा, दूसरे दिन तक हालात बदलने लगे। दीदी बुरा मत मानना, मैं मदद करना चाहती हूँ लेकिन घर छोटा है, बच्चे मेरे भी हैं। कल खाना बना दिया, आज सच कहूँ तो राशन भी कम पड़ रहा है। नहीं गंगा, तुमने बहुत किया है, हम समझते हैं। कुछ ऐसा ही हाल मृदुल के घर में भी था। अरे भाई साहब, एक दिन तो ठीक था, लेकिन अब घर में मेरे भी बच्चे हैं, जगह कम पड़ रही है, आप बुरा मत मानना। अरे नहीं भाई, तुमने जो किया वो काफी है। 5 भाई शाम को एक जगह इकट्ठे होते हैं। अरे अब क्या कर रहे हैं, गाँव वालों पर कब तक बोझ बने। बैंक से लोन लो, घर बनवाओ। इतना आसान नहीं है, वक्त लगेगा। अरे बच्चे जॉब कर रहे हैं, अमित, रोहित, संदीप, सबकी सैलरी है, लेकिन इतने बड़े घर के लिए तुरंत पैसे कहाँ से आएंगे। सब चुप हो जाते हैं। सीमा थोड़ी दूर बैठी है, सब सुन रही है, उसके मन में कुछ चल रहा है। घर बनेगा, जरूर बनेगा, लेकिन कैसे, ये मुझे सोचना होगा। तीसरा दिन था, परिवार अभी भी बिखरा हुआ था। किसी के घर में, किसी के आंगन में। शाम के समय परिवार के सभी सदस्य एक जगह इकट्ठा हैं। तभी रामू काका भी वहाँ आते हैं। अरे धर्मपाल, 3 दिन हो गए, अब क्या होगा। अरे कुछ समझ नहीं आ रहा, घर बनाने में वक्त लगेगा और गांव वालों पर कब तक बोझ बने। रामू काका ने बहुत देर सोचा, फिर कहा, एक बात बताऊं, मेरे दादा बताते थे, यहाँ से कोस भर दूर एक जगह है,
ठंडी बाड़ी बड़े बड़े पेड़ हैं और चाहे बाहर कितनी भी गर्मी हो वहाँ हमेशा ठंडक रहती है। मेरे दादा कहते थे पुराने जमाने में लोग वहाँ पेड़ों के अंदर रह लेते थे। मतलब पेड़ के अंदर रहेंगे हम? काका आप ये क्या कह रहे हैं? जो मुझे पता था बेटा वो मैंने बता दिया, बाकी फैसला तुम लोगों का है। ये भी कोई घर होता है? हम जंगल में रहेंगे, क्या क्या दिन देखने पड़ेंगे पता नहीं। मैं तो सोच भी नहीं सकती। मेरे मायके में तो एसी था और यहाँ जंगल में। वहाँ सांप तो नहीं होंगे ना? सांप? अरे लता बेटा, सांप से डरती हो तो यहाँ कविता के पास बैठो, सांप भी डर कर भाग जाएगा। ओमपाल चाचा? सीमा चुपचाप बैठी सब सुन रही है। रामू काके की बात उसके मन में उतर रही है। वो धीरे से आगे आती है। काका वो जगह कितनी बड़ी है? अच्छी खासी बड़ी है बेटा, बड़े बड़े पेड़ हैं और बीच में खुला मैदान। और वहाँ पानी? पास में कुआं है और एक छोटी नदी भी। कविता सीमा को देखती है। भाभी आप तो ऐसे सोच रही हो जैसे वहाँ बंगला बना लूंगी, पेड़ों में घर। सुना है कभी? सुना नहीं था लेकिन अब मैं सोच रही हूँ। भाभी के दिमाग में कुछ चल रहा है, देखते हैं। लेकिन भाभी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ जंगल में रहना मुश्किल होगा। पूजा यहाँ रहे तो भी मुश्किल है, वहाँ जाए तो भी मुश्किल है, लेकिन कम से कम वहाँ अपनी मुश्किल होगी, किसी और के घर की नहीं। सब चुप हो जाते हैं। ये बात सबके दिल को लगती है। अरे काका आप हमें वो जगह दिखाइए। अरे इसीलिए तो आया हूँ बेटा। उस शाम एक फैसला हुआ। अगली सुबह एक पूरा परिवार उस जगह को देखने जाएगा। अगली सुबह सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं था कि पूरा परिवार चल पड़ा। आगे आगे रामू काका चल रहे थे। कच्चा रास्ता था और धूप भी तेज थी और अप्रैल की गर्मी हर कदम पर भारी पड़ रही थी। मम्मा प्यास लगी है, मुझे पानी दो। अरे बच्चा प्यासा है, लेकिन यहाँ तो कहीं दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा। इस गर्मी में इतना चलना, पैर जल रहे हैं, मुझसे तो चला नहीं जा रहा। यार मायके में तो कभी धूप में नहीं निकली थी मैं। चलते चलते रास्ते में एक ट्यूबवेल मिला। सब रुके, पानी पिया और फिर जैसे जैसे आगे बढ़े हवा बदलने लगी। पेड़ घने होने लगे और सामने दिखी ठंडी बाड़ी। अरे यही है ठंडी बाड़ी। अब मैं चलता हूँ, जो करना है तुम लोग जानो। अरे आप इस गर्मी में हमारे साथ यहाँ तक आए, आपका धन्यवाद। शुक्रिया मत करो, इस जगह को आबाद करो बस, और इसे अपना नया ठिकाना बनाओ। फिर रामू काका चले गए। परिवार उस जगह के अंदर गया और जैसे पेड़ों की घनी छांव के नीचे आया, एक पल के लिए सब रुक गए। बाहर आग बरस रही थी और यहाँ जैसे किसी ने एसी चला दिया हो। ठंडी हवा, घनी छांव, पत्तों की सरसराहट। बच्चे खुश थे, बड़े हैरान थे। मम्मी यहाँ तो सच में ठंडक है, यहाँ तो अच्छा लग रहा है। अब हम यही रहेंगे मम्मी। हाँ मम्मी, अब हमें यही रहना चाहिए, कितनी ठंडी हवा है यहाँ पर। भाई साहब रामू काका ने झूठ नहीं कहा था, ये जगह तो वाकई में बहुत ठंडी है। हाँ, यहाँ रहा जा सकता है। लेकिन ठंडक के साथ साथ सच्चाई भी दिख रही थी। जगह थी लेकिन घर नहीं था, सिर्फ पेड़ थे, मिट्टी थी और चारों तरफ फैला जंगल था। ठंडक तो है लेकिन रहेंगी कहाँ? बताइए सीमा भाभी, पेड़ को अपना आशियाना बनाएंगी क्या? यहाँ तो कुछ है ही नहीं, न छत पर, न दीवार पर, न कुछ। और अंधेरे में यहाँ जानवर भी आते होंगे। भाई करे क्या अब? अरे सोचो, बैठकर रोने से घर नहीं बनेगा। सब सोच में थे, तभी सीमा की नजर एक पेड़ पर पड़ी। उसका तना इतना मोटा था कि दो आदमी मिलकर भी न घेर पाए और उसकी जड़ें जमीन से ऊपर उठकर एक कुदरती दीवार जैसी बन गई थी। ऊपर घनी शाखाएं जैसे छत हो, बीच में जगह जैसे कमरा हो, बस कचरा भरा था। ये देखो। क्या है? ये जड़ें देखो, ये तना देखो, ऊपर शाखाएं देखो। ये पहले से ही एक घर जैसा है, बस साफ करना है। भाभी पेड़ों की जड़ों में रहेंगे, क्या क्या दिन देखने पड़ेंगे। कविता, अगर तुम्हारे पास कोई इससे अच्छी जगह है तो हमें बताओ, हम वहाँ चलते हैं। इस वक्त हमारे पास कोई और भी दूसरा रास्ता नहीं है। उस दिन शाम तक परिवार ने वहीं डेरा डाल दिया। साथ लाया हुआ राशन था, बर्तन थे, कुछ औजार थे। बच्चों को खाना खिलाया और उसी पुराने बरगद के नीचे सबने रात बिताई। आसमान छत था, पत्ते चादर थे और जमीन बिस्तर। अगली सुबह सीमा ने रामू काका को बुलावा भेजा और काका आए। सीमा उन्हें सीधे उस पुराने बरगद के पास ले गई। अरे ये तो 100 साल पुराना पेड़ है बेटा। काका, क्या इसके सहारे घर बन सकता है? बेटा ये पेड़ खुद एक घर है।
बस तुम्हें इसे पहचानना था। तो कैसे बनाए पेड़ के अंदर घर, बताइए ना काका। बेटा देखो, ये जड़ें, ये दीवार है, इन पर मिट्टी और पत्तियां लगाओ और मजबूत हो जाएंगी। ऊपर ये शाखाएं, इन पर बांस और पत्ते बिछाओ, छत तैयार। और बीच की ये जगह, यही तुम्हारा कमरा है। काका, ये तो कमाल है। अरे बेटा, एक बात याद रखना, पेड़ वही चुनाओ जो पुराना हो, जिसका तना मजबूत हो, जिसकी जड़ें गहरी हो। वो हवा में भी नहीं हिलेगा, आंधी से भी नहीं टूटेगा। शुक्रिया काका, आपने हमें रास्ता दिखा दिया। अब हम मंजिल तक खुद ही पहुंच जाएंगे। हाँ, ये आरी और कुछ औजार में लेकर आया था, तुम्हारा काम आएंगे। अब मैं चलता हूँ। रामू काका चले गए और सीमा उस बरगद के सामने खड़ी रही। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, इन्हीं पेड़ों के अंदर बनेगा घर। सुबह होते ही ठंडी बाड़ी में चहल पहल शुरू हो गई। पास की नदी में बच्चे नहा रहे थे, चिल्लाते हैं, हंसते हैं, पानी उड़ाते हैं। बाहर गांव में जहां गर्मी से बुरा हाल था, वहां पेड़ों की छांव में एक अलग ही दुनिया थी। कुछ बहुएं मिलकर पास में चूल्हा जलाकर रोटी बना रही थी, कोई दाल चढ़ा रही थी। सुबह का खाना बन रहा था खुले आसमान के नीचे पेड़ों की छांव में। यार, यहाँ सच में गर्मी कम है, रसोई में भी ठंडक है। ठंडक तो है, लेकिन ये कोई जिंदगी है? पेड़ों के नीचे खाना बनाना, कविता खाना बन रहा है, बच्चे खुश है, परिवार साथ है, यही जिंदगी है। खाना खाने के बाद सीमा उस पुराने बरगद के पास गई। पेड़ का तना इतना मोटा था कि दो आदमी मिलकर भी न घेर पाए और अंदर से खोखला था। सीमा ने हाथ डालकर देखा, अंदर जगह थी, अच्छी खासी जगह। भाभी, लग रहा है कि किसी मिशन पर है। मुझे लगता है आप पेड़ों के अंदर घर बनाकर ही मानेंगी। कविता, मैं किसी मिशन पर नहीं हूँ, बस अपने परिवार के लिए घर बना रही हूँ। और फिर काम शुरू हुआ। सीमा ने सबको बुलाया, बहुएं, आदमी, बड़े जवान। किसी ने मिट्टी उठाई, किसी ने बांस काटे, किसी ने पत्तियां इकट्ठी की, किसी ने जड़ों पर मिट्टी लगाई, किसी ने शाखाओं पर बांस बिछाए। अमित और रोहित ने मिलकर ऊपर की शाखाओं को बांध दिया। संदीप और विकास ने जड़ों के बीच की जगह साफ की और सीमा हर जगह थी, कभी इधर कभी उधर, सबको दिशा देती, सबका हौसला बढ़ाती। अरे भाई साहब, जिंदगी में पहली बार इतना काम किया है। अरे अच्छा है, थोड़ा पसीना बहाओ, इसी बहाने तुम्हारा वजन भी घटेगा। अरे ओमपाल, बातें बाद में, पहले काम पर ध्यान दो। शाम होने से पहले ही वो पल आया। उस पुराने बरगद के अंदर एक घर बनकर तैयार था। जड़ों की दीवारें, शाखाओं की छत, बीच में कमरा। छोटा जरूर था लेकिन मजबूत था। कविता धीरे धीरे उस पेड़ के पास जाती है और अंदर झांकती है। क्या ये सच है? क्या वाकई ही पेड़ के अंदर घर बन गया? तभी रीना भी पास आती है, उसने भी अंदर झांक कर देखा। यार, मैं देख रही हूँ, तब भी यकीन नहीं हो रहा। कविता, जो अभी तक सीमा का मजाक उड़ा रही थी, एकदम से उसे अपना आप बहुत छोटा लगने लगा। उसे एहसास हुआ कि वो गलत थी। वो चुपचाप मुड़ी और सीधी सीमा के पास चली गई। भाभी, हम मजाक उड़ाते रहे और आपने सच कर दिखाया, पेड़ के अंदर घर। सीमा ने बिना कुछ कहे कविता को गले से लगा लिया और तभी रीना भी आकर गले लग गई। माफी मत मांगो, बस आगे साथ रहो। रात हुई। एक घर था लेकिन परिवार बड़ा था। बच्चे और बुजुर्ग उस पहले घर में सोए, बाकी खुले आसमान के नीचे। रात में लता धीरे से उठकर सीमा के पास आई। भाभी, हम सबके लिए भी बनाना होगा ना, जगह कम है, लोग ज्यादा। हाँ लता, कल से शुरू करते हैं। अगले दिन सुबह होते ही पूरे परिवार में एक नया जोश था। कल एक पेड़ के अंदर घर बना था, आज और बनेंगे। सब उठे, खाया पिया और लग गए काम पर। लेकिन जोश में जल्दबाजी हो गई। किसी ने पेड़ परखा नहीं, किसी ने जड़ें नहीं देखी, बस जोश में आकर काम शुरू कर दिया। अरे ये पेड़ देख, बड़ा है, इसके अंदर घर बनाते हैं। जरा रुको, पहले देख लेना अच्छे से। अरे भाभी छोड़ो, कल भी हमने देर की, आज जल्दी करते हैं। काम शुरू हुआ, अंदर से खोदा जाने लगा और तभी एक भयानक आवाज आई, चरचराहट, और देखते ही देखते वो पूरा पेड़ भरभरा कर गिर गया। सभी का जोश मायूसी में बदल गया। ये क्या हुआ? सब मेहनत बेकार हो गई। सब एक दूसरे को देखते हैं। सीमा एक पल तो चुप रही, फिर गिरे हुए पेड़ को गौर से देखा। रुको, घबराओ मत और ना ही हिम्मत हारो। भाभी, पेड़ गिर गया, सबकी मेहनत बर्बाद हो गई और आप कह रही हैं कि हम घबराएं ना, हिम्मत ना हारे। मेहनत नहीं गई अमित, सीख मिली है। रामू काका ने कहा था मजबूत पेड़ चुनना, गहरी जड़ों वाला। हमने जल्दीबाजी की और कमजोर पेड़ चुना। ये गलती हमारी थी, पेड़ की नहीं। उस पल सीमा के शब्दों ने जो काम किया वो कोई और नहीं कर सकता था। टूटी हुई हिम्मत फिर जुड़ गई।
और फिर सब उठ खड़े हुए और फिर से काम शुरू हुआ। इस बार सोच समझकर एक एक पेड़ पर रखकर दिन बीतते गए। एक घर बना, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे 10 पेड़ों के अंदर 10 घर बन गए। हर पेड़ के अंदर एक परिवार, हर घर अलग लेकिन सब एक दूसरे से जुड़े जैसे परिवार। अरे ओमपाल, यकीन होता है तुझे पेड़ के अंदर घर? भाई साहब, मुझे तो अभी भी सपना लग रहा है। चुटकी काटूं क्या? अरे चुटकी मत काटो, खाना खाओ। मम्मी ये आम तो बहुत मीठा है। हाँ बेटा, मेहनत के बाद सब मीठा लगता है। मुझे और चाहिए। अरे धीरे खा बेटा, भाग नहीं जाएगा कहीं। उसी समय कविता अपने पेड़ वाले घर के दरवाजे पर बैठी है, साथ में रोहित भी है। रोहित, सच में अच्छा लग रहा है पेड़ के अंदर अपना घर। हाँ, और ठंडक भी है। अच्छा लग रहा है, इसलिए अब मेरे मन से सारी कड़वाहट खत्म हो गई है। मुझे परिवार का मतलब समझ आ गया। थोड़ी दूर लता अपने घर के दरवाजे पर खड़ी है, बाहर देख रही है। मोहित पास आता है। कैसा लग रहा है लता? मोहित जी, पहली बार लग रहा है कि ये घर सच में अपना है, डर नहीं लग रहा। अब कभी नहीं लगेगा। पूरे गांव में खबर फैल चुकी थी, पेड़ों के अंदर घर। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था और फिर एक एक करके गांव वाले आने लगे देखने के लिए। सरोज दीदी, सच में पेड़ के अंदर घर? आओ गंगा, खुद देख लो। गंगा एक पेड़ के अंदर झांकती है। कुछ देर वो कुछ कह ही नहीं पाई। सच में घर है अंदर? ये तो मैंने कभी नहीं देखा। अरे भाई, ये तो कमाल है। 10 पेड़ 10 घर। अरे धर्मपाल, मेरे दादा की बात सच हो गई। मैंने सुनी थी, आज देख भी लिया इन पेड़ों के अंदर घर। सीमा बेटा, ये सब तुमने किया? ताकि मैंने नहीं, इस पूरे परिवार ने किया है मिलकर। यही तो है, मुश्किल से जब परिवार एक हो जाए तो पेड़ों के अंदर भी घर बन जाता है। और फिर वक्त गुजरता रहा। ठंडी बाड़ी में दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने बीते। धीरे धीरे गांव में जो घर जला था उसकी मरम्मत शुरू हुई। ईंट ईंट जुड़ती रही, दीवारें उठती रहीं और एक दिन वो घर भी तैयार हो गया। अरे भाइयों, अब वक्त आ गया है, घर बन गया है। लेकिन मैंने सोचा है अब हम सब एक नई जगह शुरुआत करेंगे शहर में। कौन सा शहर भाई साहब? अरे लखनऊ। सबने मिलकर फ्लैट ले लिए हैं वहाँ। बच्चों की नौकरी भी वही है। पूरा परिवार साथ रहेगा। भाई साहब, और ये ठंडी बाड़ी? अरे ये कहीं नहीं जाएगी, ये हमारी थी, हमारी रहेगी। पूरा परिवार लखनऊ शिफ्ट हो गया। नए घर, नई जिंदगी, लेकिन ठंडी बाड़ी को कोई नहीं बोला। और सीमा चुप हो गई। कहानी खत्म हुई थी। अरब की कॉपी भरी हुई थी शब्दों से, जज्बातों से। मम्मी कहानी तो वाकई हिट जाएगी। कहानी नहीं बेटा, ये हमारी जिंदगी है। मम्मी दादाजी याद आ रहे हैं। धर्मपाल दादाजी चले गए बेटा, लेकिन उनकी सीख आज भी हमारे दिलों में है। धर्मपाल सिंह चले गए, महेंद्र सिंह भी नहीं रहे, लेकिन उनकी बनाई हुई एकता वो आज भी जिंदा थी। उनके बच्चों में, उन्हीं के पोते पोतियों में। तभी फोन बजता है, आरव उठाता है। हेलो गुड़िया। आरव भैया, कल कंपटीशन है, तुमने क्या लिखा? मैंने तो अभी कुछ भी नहीं लिखा। मैंने लिख लिया। इतनी जल्दी क्या लिख लिया? कल पता चलेगा, सबको पता चलेगा। अगले दिन स्कूल में कंपटीशन था। हॉल भरा हुआ था। बच्चे एक एक करके अपनी अपनी कहानियां सुना रहे थे और फिर आरव का नंबर आया। मेरी कहानी का नाम है गर्मी में 10 पेड़ों के अंदर बहू का ससुराल। ये कहानी मेरी माँ की है, जिन्होंने अप्रैल की उस जलती हुई गर्मी में बिना छत के, बिना दीवारों के 10 पेड़ों के अंदर एक पूरा संसार बसा दिया था। आरव ने पूरी कहानी सुनाई। ठंडी बाड़ी की, रामू काका की, उस पहले घर की, उस गिरे हुए पेड़ की और उस शाम की जब पूरा परिवार आम खा रहा था पेड़ों के नीचे। कहानी खत्म होती है। एक पल की खामोशी और फिर पूरे हॉल में तालियां गूंज उठती हैं। आरव, ये कहानी सच में है? जी मैम, ये कहानी नहीं, ये हमारी जिंदगी है। उसी शाम पूरे परिवार की व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज आता है। मैंने कंपटीशन जीत लिया, फर्स्ट प्राइज। एक एक करके सबके रिप्लाई आते हैं। शाबाश भाभी, आपकी हिम्मत की कहानी जीत गई। भाभी, हम सबकी कहानी है ये। वो 10 पेड़ आज भी ठंडी बाड़ी में खड़े हैं। हर साल गर्मियों में ये परिवार वहाँ जाता है। परिवार आज भी साथ था, बस घर अलग थे।